सभी के घरों में प्रॉब्लम होता है, राइट। अभी क्यों होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स? क्योंकि घर में दो बेटे होते हैं, ठीक है, दो बेटे होते हैं और दोनों को जमीन हाफ ऑफ करना होता है, हाफ ऑफ करना होता है, इसीलिए घर में इश्यूज आते हैं। जमीन जो है हमारा कभी भी देखो एक से स्क्वायर फॉर्मेट में तो प्रेजेंट नहीं, किसके पास भी जो जमीन जायदाद है वो ऐसे इतने एरिया में इतना बड़ा जमीन ऐसा नहीं है ना, कि थोड़ा इधर होगा, थोड़ा किधर और होगा, थोड़ा किधर और होगा, ऐसे प्रेजेंट होता है। इसके लिए बंटवारा करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसीलिए झगड़ा होता है घरों में, राइट। वैसा ही झगड़ा होता है सेल, जब भी सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसको डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और जो हमारे सेल के अंदर डीएनए है वो किसी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं है। अभी जब भी सेल आराम कर रहा है, जब भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो डीएनए है वो ऐसे दिख रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता, डिसऑर्गेनाइज पैटर्न में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर यही डीएनए अभी दो सेल्स में इक्वली बांट दिया जाए, इक्वली बटेगा क्या? नहीं बटेगा, राइट। तो सेल के अंदर भी झगड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए सेल के अंदर ही झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए सेल डिवाइड करने से पहले ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड डीएनए है, ठीक है, नॉर्मली सेल में डिसऑर्गेनाइज्ड डीएनए उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रोमैटिन मटेरियल। जेव्हा सेल डिवाइड करू लागते तेव्हा त्याला कळते की आता जर आपण डीएनए ला ऑर्गनाइज नाही केलं तर फाइटिंग होणार आहे। तर जस्ट डिव्हिजन करण्याच्या आधी ही जी झिगझॅग पॅटर्न मध्ये डीएनए प्रेझेंट आहे ह्याला असल्या फॉर्म मध्ये, असल्या ऑर्गनाइज पॅटर्न मध्ये ऑर्गनाइज करण्यात येते, ठीक आहे। असले 46 क्रोमोझोम बनतात, ठीक आहे। असले किती क्रोमोझोम बनतात? असले 46 पॅटर्न्स बनतात। असला ऑर्गनाइज पॅटर्न किती बनतो? 46, 23 पेयर बनतात। तर हा जो क्रोमॅटिन मटेरियल आहे अशा मध्ये कन्वर्ट झाला, तर ह्याला आता काय बोलण्यात येते? ह्याला क्रोमोझोम बोलण्यात येते, कळालं? जेव्हा सेल डिवाइड नाही करतोय तेव्हा कसला डीएनए असतो? क्रोमॅटिन मटेरियल फॉर्म मध्ये डीएनए असतो, ठीक आहे। आता ह्या सेलला दोन मध्ये डिवाइड करायचं, ह्याचं जेनेटिक मटेरियल दोन मध्ये डिवाइड व्हायला पाहिजे, ठीक आहे। तर इक्वली डिवाइड व्हावं म्हणून क्रोमॅटिन मटेरियलला कशामध्ये ऑर्गनाइज करण्यात येते? क्रोमोझोम मध्ये। एका ह्यूमन सेलच्या मधला डीएनए, वन ह्यूमन सेल के अंदर का जो डीएनए है वो कितने क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है? तो ऐसे 46 क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है, ऐसे 23 पेयर क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज होता है। इतना समझे आपको? जब डिवाइड करने से जस्ट पहले जो है ये जो हमारा डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। अभी जो हम लोग है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्रोमोसोम है नॉर्मली अपने सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट है क्या? नहीं। क्रोमोसोम कभी प्रेजेंट होता है जब सेल जस्ट डिवाइड करने लगती है तो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम। इतना समझे आपको? अब जो क्रोमोसोम है इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारा जो क्रोमोसोम होता है, हम लोग सेल जब डिवाइड कर रहा होता है देखते हैं हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तर प्रत्येक स्टेज वरती वेगळा दिसतो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कशा दिसतो? प्रत्येक स्टेज वरती वेगळा। पण आपण कोणत्या स्टेज मधला क्रोमोसोम बघतोय? स्ट्रक्चर मेटाफेज। सेल जेव्हा डिवाइड होतो त्याचे वेगवेगळे फेज असतात, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है तो अलग अलग फेज होता है डिवीजन का, ठीक है। तो अलग अलग फेज पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखता है क्रोमोसोम। हम लोग कौन से फेज पे देख रहे हैं? मेटाफेज पे क्रोमोसोम कैसा दिखता है वैसा देखने वाले। तो मेटाफेज पे क्या होता है? हमारे जो क्रोमोसोम है उसके अंदर दो ऐसे बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दिख रहा है आपको? दो ऐसे, ये दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स के अंदर, ये क्रोमैटिड कैसे बना होता है? तो ये क्रोमैटिड को हम लोग ने ध्यान से देखेंगे, पिछले हम लोग ने इसमें देखा है, ठीक है। ये जो है हमारा डीएनए जो भी जिगजैग प्रेजेंट है, तो ये जो क्रोमैटिड है हमारा एक, ये डीएनए से बना हुआ है। ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो। तो जो क्रोमोसोम्स है फर्स्ट स्ट्रक्चर, हमारे जो क्रोमोसोम के अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर हो क्रोमैटिड है। क्रोमैटिड क्या चीज से बना है? तो डीएनए स्ट्रैंड से बना है, डीएनए स्ट्रैंड के अरेंजमेंट से।
ठीक है, क्रोमैटिड बना डीएनए स्ट्रैंड के अरेंजमेंट से। ऐसे दो स्ट्रँड्स एक क्रोमोझोम में मेटाफेज, एका क्रोमोझोम मध्ये मेटाफेजच्या वेळी किती स्ट्रँड्स असतात? 2 स्ट्रँड्स। तर एका क्रोमोझोम मध्ये किती क्रोमॅटिड्स असतील? 2 क्रोमॅटिड्स मेटाफेजच्या वेळी। ठीक आहे, तर एकाच क्रोमोझोमचे 2 क्रोमॅटिड्स, ह्याला काय म्हणतो आपण? ह्यांना काय म्हणतो बघा, एकाच क्रोमोझोम आहे, एकाच क्रोमोझोमचा हा एक सिस्टर क्रोमॅटिड, एक क्रोमॅटिड, हा दूसरा क्रोमॅटिड, हा दोगे एकच फैमिली मधले हैं, एक ही क्रोमोसोम के अंदर, मतलब ऐसा समझो एक ही फैमिली में। ठीक है, एक ही फैमिली में तो इन लोग एक दूसरे के क्या होंगे? सिस्टर। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अभी ये एक क्रोमोसोम है, मैंने इसके साथ में दूसरा क्रोमोसोम बनाया। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, राइट? तो एक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम तो नहीं प्रेजेंट रहेगा, और क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, राइट? तो ये मैंने बनाया एक दूसरा क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, ये एक और क्रोमैटिड हो गया, क्रोमैटिड 1 ये हो गया, क्रोमैटिड 2 ये अपना क्रोमैटिड 3, और ये क्या हो गया? क्रोमैटिड 4। क्रोमैटिड 1 भी क्रोमैटिड, 2 वाला भी क्रोमैटिड, 3 वाला भी क्रोमैटिड, 4 वाला भी क्रोमैटिड, राइट? बट एक क्रोमोसोम पे कौन से प्रेजेंट है? 3 और 4 एक पे प्रेजेंट है, और 1 और 2 एक पे प्रेजेंट है, राइट? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रोमैटिड 1 एंड क्रोमैटिड 2 दोनों क्रोमैटिड है, पर ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आ रहा है? एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, उनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, सिमिलरली C3 और C4 1 2 एक दूसरे के सिस्टर है, 3 4 एक दूसरे के सिस्टर है। ठीक है, ये दोनों भी सिस्टर ही हो गए। समझ में आया? अभी कोई आपको पूछे कि फिर C2 और C3 को क्या बोला जाएगा? C2 एंड C3, ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, इनका कुछ रिलेशन है? हाँ, तो इनको बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया? इतना। अभी हमारे जो डीएनए उसमें जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो जो एक दूसरे का पेयर रहता है उसको बोला जाता है होमोलोगस पेयर। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाया जाएगा, सेल डिवीजन तक आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा, राइट? अभी इसके आगे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्रोमोसोम का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है क्रोमैटिड। सेकेंड पार्ट क्या होता है? जो हम लोग क्रोमोसोम देखते हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो देख रहे हैं दो, उसके बीच में एक स्पेस होता है जहां पे क्रोमोसोम दबा हुआ है, एक स्पेस है जहां पे क्रोमोसोम दबा हुआ है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? ये स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे दबा हुआ है क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। ह्याला आपण अजून काय म्हणतो तर कन्स्ट्रिक्शन आहे बघा। कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे दबलेली जागा, ठीक आहे। तर क्रोमोसोमवर जी दबलेली जागा आहे त्याला मग काय म्हणतो आपण? सेंट्रोमियर। दबलेली जागा म्हणजे कन्स्ट्रिक्शन, ठीक आहे। तर जर सेंट्रोमियरला आपण स्टेन करून बघायला गेलो, ठीक आहे, स्टेन करून बघायला गेलो तर सेंट्रोमियर हा एरिया आहे, हा कन्स्ट्रिक्शन सारखा दिसतो, पण हा स्टेन होतो, हा कलर घेतो, स्टेनचं काय घेतो? कलर। तर म्हणून ह्याला प्रायमरी स्टेन म्हणतो, प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन। प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन काय असते तर कोणतीही कन्स्ट्रिक्शनची जागा जिथे स्टेन घेणार, कोई भी जगह कंस्ट्रिक्शन वाली जहां पे स्टेन लेगा सेल, उस जगह को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इतना समझे आपको? तो ये सेंट्रोमियर हो गया। सेल हमारा जब भी डिवाइड करने वाला होता है तो हम लोग को 2 डीएनए बनाने, एक क्रोमोसोम से 2 डीएनए बने, राइट? तो क्या होता है, ये बीच में से टूट के ही 2 क्रोमोसोम अलग अलग बनाता है। ये यहां से टूटेगा, हा इथून क्रॅक होणार, सेल डिव्हिजनच्या वेळी सांगतोय, सेल डिव्हिजनच्या वेळी हा इथून क्रॅक होणार आहे, हा इथून क्रैक होता है, 2 फॉर्म करते, राइट? तर 1 से 2 फॉर्म होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग होना चाहिए, और अलग करने के लिए अपने आप अलग नहीं होते, इनको खींचने वाला कुछ चाहिए होता है, खींचने वाला कुछ चाहिए होता है, ठीक है? तो खींचने वाले क्या होते हैं? सेल डिवीजन के टाइम खींचने के लिए यहाँ पे हुक्स लगते हैं, ठीक है? तो वो जो लगते हैं उसको पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? तो उसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। यहाँ पे लिखा है काइनेटोकोर। तो अभी एक और बार मैं डायग्राम बनाता हूं आपको थोड़ा और वाइब्रेंटली समझने के लिए। ये हो गया हमारा सेंट्रोमियर,
सेंट्रोमियर पे ये क्या हो गया अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सेंट्रोमियर, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये जो हमारा सेंट्रोमियर है इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे दो पार्ट्स प्रेजेंट थे, जहां पे सेल डिवीजन के टाइम जहां पे आके फाइबर्स लगते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर, दिख रहा है, काइनेटोकोर। ये हो गया अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर। इसके आगे हम लोग अगर देखें तो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है ये एक टाइप के नहीं, बहुत टाइप के प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, राइट, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम, राइट। तो ये जो 46 है, 23 पेयर जितने भी है, ये सब में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम लोग शेप के बेसिस पे हम लोग ने इनको 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 टाइप कौन से? तो कुछ हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में प्रेजेंट होता है, सेंटर में एकदम, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कुछ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते, तर आता इंग्लिश मध्ये कसा लिहिणार, क्रोमोसोम्स हैविंग सेंट्रोमियर एट द सेंट्रल पोजीशन आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैविंग सेंट्रोमियर नियर द सेंटर आर कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। बघा हा एकदम मिडलला दिसतोय का, एकदम मिडलला हा होता, हा मिडल कडे आहे पण एकदम मिडलला आहे का, नाही, ये टुवर्ड्स द मिड पॉइंट है बट एट द मिड पॉइंट नहीं है। तो ये वाले क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। हाँ, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें जो सेंट्रोमियर है, ये सर्कुलर पार्ट सेंट्रोमियर है, ये टुवर्ड्स द एंड प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द पोल, एट द पोल नहीं, टुवर्ड्स द पोल। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो। एट द पोल म्हणजे एकदम पोल पे प्रेजेंट रहेगा, बट टुवर्ड्स द पोल म्हणजे पोल के पास प्रेजेंट रहेगा। ऐसे क्रोमोसोम क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जिस क्रोमोसोम में एकदम एंड पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा, एकदम लास्ट में टुवर्ड्स द एट द पोल, उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। 4 टाइप के क्रोमोसोम समझे आपको। किस बेसिस पे हम लोग ने 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे, राइट। तो सेंट्रोमियर जिसमें सेंट्रल होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। जिसमें सेंटर के पास सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एंड की तरफ उसको एक्रोसेंट्रिक, और जिसमें एंड पे उसको टीलोसेंट्रिक। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग ने अब तक सब कुछ पढ़ लिया किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन कितना होता है, 2 मेम्ब्रेन होता है, राइट। 2 मेम्ब्रेन के बीच में क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होकर क्या बोलते हैं, बनाते हैं न्यूक्लियर पोर। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, जो कि रैंडमली डिस्पर्स होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। बट जब सेल डिवाइड करने लगता है तो जो भी डीएनए अपना मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। इतना समझा। ये हो गया सब न्यूक्लियस के बारे में। क्रोमोसोम बनाता है, ये जो क्रोमोसोम है इसके भी पार्ट्स है, ये हम लोग ने आज ही देखा जो पार्ट्स है। और फिर सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम लोग ने चार पार्ट्स में डिवाइड किया क्रोमोसोम को। अब नेक्स्ट हम लोग ने ऑर्गेनल जो देखने के लिए लिया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबसे पहले हमारा जो सेल होता है, सेल में सबसे सेंट्रल क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। सबसे सेंट्रल क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ह्या डीएनए मध्ये सगळं इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट आहे, आपण कसं दिसणार, काय असणार, काय नसणार, आपल्या सगळं इन्फॉर्मेशन, आपल्या बॉडीची सगळं इन्फॉर्मेशन कुठे प्रेजेंट है, डीएनए मध्ये। ओके, तो ये डीएनए क्या करता है, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए फिर सेल के साइटोप्लाज्म में आता है और उससे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में वो ट्रांसलेट होता है। बट मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ, ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में क्या करता है, इसके अंदर डीएनए के अंदर जितना इंफॉर्मेशन है ये अपना इंफॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आरएनए के फॉर्म में। और डीएनए से क्या बनता है, फिर आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब इसने डीएनए का जो भी मैसेज था वो अपने अंदर कोड कर लिया, इसके लिए इसको बोला मैसेंजर आरएनए।
ये जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस से निकल के फिर इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में निकालता है। मतलब इसके अंदर जो भी कोड था वो कोड किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, प्रोटीन के फॉर्म में। तो अभी आपको समझेगा वो कैसे। न्यूक्लियस के सबसे पास में जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। ठीक है, न्यूक्लियसच्या जस्ट बाजूला काय प्रेझेंट असतो आपला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। ठीक आहे, हा आपला झाला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। तर आपली जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम आहे आता तो विसरा 2 मिनिटांसाठी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम जी आहे आपल्या सेलमध्ये एक नेटवर्क सारखी प्रेझेंट आहे। कसली नेटवर्क सारखी? बघा, हा आपलं ये डायग्राम में दिखाया गया, ये न्यूक्लियस दिखाया गया, ध्यान से देखो। ये न्यूक्लियस, ये सेल था उसको ऐसे कट करके दिखाया, तो ये न्यूक्लियस ऐसे कट दिख रहा है आपको। न्यूक्लियस के जस्ट बगल बगल में क्या प्रेजेंट है? ये क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम जो है ये कुछ ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, सिस्टर्नी के फॉर्म में और वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में? हमारे सेल के अंदर एक नेटवर्क बनाता है। किस फॉर्म में? 3 चीजों की फॉर्म में। रेटिक्युलम मतलब नेटवर्क। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क इन आर सेल। ठीक है, नेटवर्क पर क्या चीज का है? स्टील का नेटवर्क बना है, प्लास्टिक का बना है, फाइबर का बना है, किसी चीज का तो बना होगा ना नेटवर्क, समझ में आ रहा है? तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ इन आर सेल, इन आर सेल। बट कसला नेटवर्क, कशाचा नेटवर्क? तर हा नेटवर्क असतो 3 गोष्टींचा। पहिला सिस्टर्न, सेकंड ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड वेसिकल्स। समझ में आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम हमारे सेल में प्रेजेंट है, एक नेटवर्क बना रहा है। क्या क्या चीज का नेटवर्क बना रहा है? तो सबसे पहले बना रहा है सिस्टर्नी का नेटवर्क, ट्यूब्यूल का नेटवर्क और वेसिकल्स का नेटवर्क। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स होते क्या है? ठीक है, सिस्टर्नी क्या होता है कि यहाँ हमारे बॉडी में जितने ऐसे प्रेजेंट है पैरेलल ट्यूब्यूल्स, ये दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है पैरेलल सैक, दिख रहा है? ये पैरेलल सैक, एक सैक है जो पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल। ये देखो, एक दूसरे के दोनों पैरेलल है, एक ऐसे प्रेजेंट है, दूसरा ऐसे प्रेजेंट, दोनों ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो पैरेलल सैक्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मतलब पैरेलल सैक। ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल क्या होता है? ब्रांच्ड नेटवर्क। ब्रांच नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। ब्रांच सैक जो भी होते हैं अभी हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, ये एक सैक है, ठीक है, ये एक सैक है, बट ये यहां पे जाके ब्रांच हो गया। देखो यहाँ पे ब्रांच हुआ है, यहाँ भी देखो ये एक ट्यूब्यूल है, सैक है, ये भी ब्रांच हो गया है। ये एक ट्यूब्यूल, एक सैक है, ये भी जाके आगे ब्रांच हो गया। दिख रहा है? तो ये एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट है क्या? पैरेलल नहीं प्रेजेंट है, ये नेटवर्क जैसा बना के प्रेजेंट है और ये ब्रांचिंग कर रहा है। दिख रहा है क्या? तो जो भी ब्रांच्ड सैक एंड ट्यूब्यूल, सैक होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल बोलते हैं। समझ में? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीजों के नेटवर्क से बना, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या होता है? हम लोग ने देख लिया, पैरेलल सैक होते हैं जो उसको सिस्टर्नी बोला जाता है। ट्यूब्यूल क्या होता है? तो ब्रांच जो भी हमारा सैक प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल बोलेंगे। और बचा क्या? वेसिकल। वेसिकल मतलब गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वेसिकल। समझ में? इतना समझ में? तो ये तीनों चीज से मिला के क्या बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर उसको पास से देखा जाए, एकदम ध्यान से हम लोग ने अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, हम लोग को एक जैसी हर जगह नहीं दिखती, हर जगह थोड़ी अलग दिखती है। तो इसका मतलब एक टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है क्या दुनिया में? नहीं, दुनिया में काफी टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है।
काफी मतलब दो, हम लोग जो भी सेल्स देखते हैं उसके अंदर दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने मिलते हैं, ठीक है। दो मतलब तो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ हम लोग ने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको एक नेटवर्क वाली स्ट्रक्चर दिखी, उस नेटवर्क वाली स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट हम लोग ने कुछ सेल्स में देखा तो वो एकदम स्मूथ दिख रहे थे, प्लेन, पर कुछ सेल्स में देखा तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क था उसके ऊपर डॉट 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 रफ स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग ने क्या किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ने बोला दो टाइप के होते हैं दुनिया में, कितने टाइप के, दो टाइप के, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो अब हम लोग को समझ गए, एक रफ दिख रहा है इसके लिए रफ, एक स्मूथ दिख रहा है इसके लिए स्मूथ। बट ये रफ क्यों दिख रहा है और ये स्मूथ क्यों दिख रहा है? तो ये रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सरफेस है, इसके ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है ब्राउन कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं राइबोसोम, हैज राइबोसोम ऑन सरफेस। इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या दिखते हैं, रफ। और इनमें राइबोसोम प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम एब्सेंट है, इसलिए इनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो राइबोसोम प्रेजेंट है इसका एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है और इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। जब भी हमारा जो सेल है उसके डीएनए से आरएनए बना, आरएनए हमारे साइटोप्लाज्म में है, तो आरएनए कौन कैच कर लेते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या कर लेता है, आरएनए को कैच। आरएनए के अंदर एक इंफॉर्मेशन हमारा कोड होके आया था, तो जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम हुआ, ठीक है। राइबोसोम के ऊपर आरएनए, आरएनए आया, ये राइबोसोम ने आरएनए के ऊपर कौन सा इंफॉर्मेशन रीड किया और एक अमीनो एसिड आके उस इंफॉर्मेशन को रीड करके एक अमीनो एसिड आया, ठीक है, वो बना। फिर अगला कोड रीड किया, एक अमीनो एसिड आया, अगला कोड रीड किया, एक अमीनो एसिड आया, एक अगला कोड रीड किया, फिर अमीनो एसिड आया। ऐसे करके प्रोटीन बनता है, समझ में आ रहा है? अमीनो एसिड जुड़ते गए और क्या बनते गया, प्रोटीन। एक एक ये पूरा एमआरएनए पे के एक एक कोड को रीड करके अमीनो एसिड्स आए और अमीनो एसिड जोड़ के क्या बना, प्रोटीन। समझ में आया? तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठ के क्या कराते, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस ही कराते। समझ में आ रहा है? तो मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, तो इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस किसकी वजह से कर पा रहे हैं, इनके ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट है उनकी वजह से। समझ में आ रहा है? Does protein synthesis स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये करेंगे क्या, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो होता है लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। ये जो दो फंक्शन लिखे हैं ये याद होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। इतना हो गया अपनी चीज। एक चीज ध्यान में रखना है, हम लोग जितने बार भी डायग्राम देखे तो जब डायग्राम हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दिखता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये तीनों भी चीजों से बना है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पार्ट में, इसके स्ट्रक्चर में तीनों भी पार्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इस सिस्टर्ने का, ट्यूब्यूल का और वेसिकल का, तीनों का भी बना हो सकता है। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमेशा ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का ही बना होता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, स्मूथ ईआर, और ये एंडोप्लाज्म ये क्या करते हैं, आरईआर फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको एक क्वेश्चन आए, ठीक है, कि हम लोग ने एक सेल को देखा, ठीक है, और सेल के अंदर हम लोग को आरईआर दिख रहा है, और आरईआर वो क्या चीज से बना है, आरईआर क्वेश्चन है, वी सॉ अ सेल
अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, वी सॉ अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was seen constituted of cisternae. What ER is it? ये एमसीक्यू में तो आ भी नहीं सकता क्योंकि दो ही टाइप के ईयर होते हैं, दो ही टाइप के ऑप्शन बनेंगे, बट ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है. ठीक है, आपने एक सेल देखा, सेल के अंदर हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा, पर वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो क्या चीज से बना था? सिस्टर्ने से बना था. ठीक है, किससे बना था? सिस्टर्ने से बना था. तो आपको पूछा गया कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से टाइप का था. हम लोग अगर ध्यान से देखें तो आरईआर है वो तीनों चीजों से बना हो सकता है. आरईआर किन तीनों चीजों से बना हो सकता है? सिस्टर्ने, ट्यूबुलर वेसिकल, और स्मूथ सिर्फ ट्यूबुलर वेसिकल से बना होता है. मतलब जो सिस्टर्ने हैं ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ आरईआर में प्रेजेंट होते हैं. सिस्टर्ने के किस में प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ आरईआर में. ठीक है, तो हम लोग ने जो ईआर देखा है ये कौन से टाइप का था? आरईआर टाइप का था. इतना समझा आपको? तो हाँ, दूसरी चीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन करना. ठीक है, तो हमारा जो भी सेल प्रेजेंट है जहां पे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, हमारा जहां भी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहां के सेल्स में ज्यादा क्या प्रेजेंट रहेगा? आरईआर प्रेजेंट रहेगा. और जहां हमारी बॉडी में लिपिड सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है बॉडी में, वहां पे क्या बनेगा? ज्यादा वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि आरईआर इज abundantly present in protein synthesizing cells. जो सेल्स में ज्यादा प्रोटीन बन रहा होगा वहां पे क्या ज्यादा प्रेजेंट रहता है? आरईआर. और एसईआर कहां पे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा? लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स. इतना आपको समझा है? और एक और जगह आरईआर ज्यादा, एसईआर ज्यादा प्रेजेंट होता है. एसईआर का एक और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, और हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन किधर हो रहा होता है? लीवर में. ठीक है, तो एसईआर दो जगह ज्यादा प्रेजेंट होगा, जहां सेल्स में ज्यादा लिपिड सिंथेसिस हो रहा होगा जो सेल्स में, और दूसरा जहां पर ज्यादा क्या बन रहा होगा? ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होगा, और डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में कहां हो रहा होता है? लीवर में. तो एसईआर कहां प्रेजेंट होता है? लीवर एंड लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स. हम लोग जब अपने चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पता चलेगा कि बॉडी में दो टाइप्स के हार्मोन बनते हैं. ठीक है, दो टाइप के हार्मोन्स, एक होता है प्रोटीन हार्मोन्स और एक होता है स्टेरॉयडल हार्मोन. एक होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स और दूसरे स्टेरॉयडल हार्मोन्स. जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? लिपिड होते हैं. वो क्या होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, वो लिपिड होते हैं. ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, इन which of the places SER is more present? अभी मैंने आपको एक चीज बोला, बॉडी में दो टाइप के हार्मोन्स बनते हैं. क्या बनते हैं? प्रोटीन हार्मोन्स और फैट हार्मोन्स, मतलब लिपिड हार्मोन्स. लिपिड हार्मोन्स मतलब स्टेरॉयड हार्मोन्स. बॉडी में जिस भी ऑर्गन में अपने प्रोटीन हार्मोन्स बन रहा होगा वहां पे उसके सेल्स में क्या ज्यादा होना चाहिए? आरईआर. और जहां पे स्टेरॉयडल हार्मोन्स बन रहा होगा वहां पे ज्यादा क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एसईआर. हमारे बॉडी में जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो मोस्ट ऑफ द कहां बनता है? हमारे एड्रिनल ग्लैंड में. एड्रिनल ग्लैंड में मोस्ट ऑफ द क्या बनते हैं? हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स. तो एड्रिनल ग्लैंड में हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा? एसईआर. बाकी जो भी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स है जहां पे कुछ भी हार्मोन बन रहा है वहां पे मोस्टली प्रोटीन हार्मोन बन रहे होते हैं, और वहां पे हमारे क्या प्रेजेंट रहेगा? ज्यादा से ज्यादा आरईआर. समझ में?
तो आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एससीआर इज मोर प्रेजेंट। हमारे बोलेंगे पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, सेकंड लीवर, थर्ड एड्रिनल ग्लैंड, फोर्थ 2 and 3। लीवर में क्यों? आपने क्वेश्चन देखते ही लीवर आंसर टिक क्या होगा, राइट, लीवर, बट आंसर लीवर नहीं है। लीवर के साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड भी है। लीवर क्या कर रहा है? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लीवर के सेल्स में एससीआर ज्यादा होना चाहिए। बट जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड हार्मोन्स, लिपिड हार्मोन या स्टेरॉयडल हार्मोन। तो वहां पे भी एससीआर होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो हमारा एससीआर है ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड में भी बहुत प्रेजेंट होता है और लीवर में भी बहुत प्रेजेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके आरईआर के लिए भी आ सकता है। और ऑप्शंस में आपके एक यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ग्लैंड, और बाकी लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइजिंग ग्लैंड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ मोर एनर्जी एंड बेटर टॉपिक्स विथ मोर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।